Welcome students. Today we will learn about gestational diabetes and effect on pregnancy. Okay. इट्स इफ़ेक्ट ऑन प्रेगनेंसी, इसका जो है प्रेगनेंसी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है ये हम देखेंगे. ओके. तो ये बहुत ही लेंथी टॉपिक हो जाएगा, इसलिए मैं इसको जल्दी से शॉर्ट में समराइज़ करूँगी. मतलब मेन नोट्स आपको पूरे दूँगी, लेकिन मैं जल्दी से इसको मेन हेडिंग करके आपको एक्सप्लेन करूँगी. अदरवाइज़ वीडियो लंबा हो जाएगा और आप लोग बोर हो जाएंगे. हालांकि लंबा भी होगा वीडियो तो आपको देखना चाहिए, क्योंकि वो आपके ही काम का है ना. जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा लिखोगे उतने ज़्यादा मार्क्स आएंगे. ओके. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ क्या है कि ये जो है एक ऐसी कंडीशन है जबकि वुमेन क्या करती है, डायबिटीज़ डेवलप कर लेती है. मतलब डायबिटीज़ मीन हाई ब्लड शुगर हो जाता है उसको ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी. ओके. और स्टार्टिंग में मतलब इनिशियली इट में नॉट कॉज एनी सिम्टम. ठीक है. इसके क्या होता है कि कोई भी सिम्टम इसके नहीं होते हैं पहले तो. और इसमें क्या लगेगा, एक्सेसिव थर्स्ट, स्वेटिंग और यूरिनेशन, यानी कि बार बार यूरिनेशन जाने के लिए उसको फीलिंग आएगी. ठीक है. ये बढ़ता चले जाता है, ये वाली जो थर्स्ट की और यूरिनेशन की, एक्सेसिव यूरिनेशन और स्वेटिंग की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती चली जाती है. ठीक है. स्टार्टिंग में तो कुछ भी पता नहीं चलता है. तो आप देख पा रहे हैं कि ब्लड शुगर क्या है, लेवल इसका ज़्यादा हो जाता है मदर का. और जो ये जो होता है ब्रिंग एक्स्ट्रा ग्लूकोज टू बेबी. ओके. उसको भी ज़्यादा, बेबी को भी ज़्यादा मिलेगा न्यूट्रिएंट के थ्रू. ठीक है. यानी कि ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू. और कॉज बेबी इट पुट ऑन एक्स्ट्रा वेट, और बेबी का जो होता है उससे एक्स्ट्रा वेट भी हो सकता है. ठीक है. अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑन डायबिटीज़ ऑन प्रेगनेंसी. तो इसका जो मदर और फिटस दोनों में क्या इफेक्ट पड़ता है. इसका इफेक्ट पड़ता है कि पहले हम मदर के देखेंगे. मदर में क्या इफेक्ट पड़ेगा कि प्रीएक्लेम्पशिया हो जाएगा, इन्फेक्शन होगा. ठीक है. प्रीएक्लेम्पशिया के चांसेस बढ़ जाएंगे और इन्फेक्शन के चांसेस जो होते हैं वो हाई हो जाएंगे. कि जो कोरियो एम्नियोटाइटिस हो जाएगी उसको, यानी कि जो कोरियन फ्लूइड होता है, अम्नियोटिक फ्लूइड जो होगा उसमें जो होता है इन्फ्लामेशन हो सकता है. एंड पोस्टपार्टम एंडोमेट्राइटिस हो जाएगी. ठीक है. पोस्टपार्टम एंडोमेट्राइटिस भी हो सकती है. ठीक है. देन इफ इसी को कंटिन्यू करते हैं कि और क्या होगा कि पोस्टपार्टम हेमरेज हो सकता है ड्यू टू द यूरिन डिस्टेंशन के वजह से. ठीक है. इसके चांस ज़्यादा हो सकते हैं. और इंसिडेंस ऑफ द सिजेरियन सेक्शन, यानी कि उसको नॉर्मल डिलीवरी नहीं, ज़्यादातर चांसेस सिजेरियन सेक्शन के हो जाएंगे. कजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ हो जाएगी. और बेबी में जब बेबी बॉर्न होगा तो वो कोई ना कोई एबनॉर्मलिटीज़ में मे भी हो सकती है. और हाइपर वस्कुलर हाइपर विस्कोसिटी हो सकती है सिंड्रोम उसका, क्योंकि शुगर का लेवल बढ़ रहा है तो हाइपर विस्कोसिटी हो सकती है ब्लड में. मैक्रोसोमिया हो सकता है, यानी कि बेबी का जो ग्रोथ होती है वो एक्स्ट्रा हो जाएगी. शुगर का लेवल उसमें भी ज़्यादा होता है तो उसमें क्या होगा, ग्रोथ जो होती है बेबी की क्या हो जाती है. यानी कि कहने का मतलब है मैक्रोसोमिया टू ग्रो मीन टू ग्रोथ बियॉन्ड अ स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड रिगार्डलेस ऑफ द जेस्टेशनल एज. मीन जो वेट होता है मोर देन जेस्टेशनल एज उसका बेबी का हो जाता है. ठीक है. एंड जो उसकी हाइलिन होती है, हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज़ हो सकती है. और हाइपोकैलेसीमिया हो सकता है, एपनिया हो सकता है, ब्रेडिकार्डिया होगा, ट्रॉमेटिक डिलीवरी होगी तो अगर बेबी लार्ज है तो मे बी उसको क्या हो सकता है, ट्रॉमा भी हो सकता है. ठीक है. प्रेगनेंसी इम्पोसिस अ हैवी बर्डन. मतलब क्या होगा, जो प्रेगनेंसी का जो होता है हैवी बर्डन होता है, जो पेशेंट क्या होती है, डायबिटीज़ होती है. ठीक है. यानी कि उनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है उसको सर्वाइव करने के लिए बेबी को. ठीक है. और पेशेंट जो होते हैं उसकी जो और उसमें क्या होगा कि दीज पेशेंट हैव अ टेंडेंसी टूवर्ड मेटाबॉलिक इंस्टेबिलिटी. ये जो इनस्टेबिलिटी की जो होती है पेशेंट में टेंडेंसी हो जाती है, विल नीड फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग. और उसको क्या करना होता है, ज़्यादा ज़रूरत होती है देखने की, मॉनिटरिंग करने की, स्ट्रिक्ट थेरेपी उसको देनी पड़ेगी. एंड हाई रेगुलेटेड लाइफ स्टाइल उसको लेनी पड़ेगी. यानी कि बहुत ज़्यादा उसको चूज़ करना पड़ेगा क्या खाना है, क्या नहीं पीना है, एक्सरसाइज कितनी करनी नहीं करनी है. यानी कि वॉक करना है, रेगुलर वॉक करनी, मतलब उसको इसमें बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करना पड़ेगा इसको अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए. ठीक है. एंड डायबिटीज पेशेंट जो होते हैं ऑलरेडी हैव ऑर्गन डैमेज. उनके ज़्यादातर क्या होता है, डायबिटीज़ पेशेंट के ऑर्गन जो होते हैं वो मे बी डैमेज भी हो सकते हैं. पर प्रेगनेंसी में एसिलेट इन एंड जो होता है नेसेसिएट इंटेंसिव टेस्टिस. तो ये क्या हो सकता है, प्रेगनेंसी इस जो डैमेज
ऑर्गन के जो चांसेस है उसको बढ़ा सकती है। इसलिए जो होता है ज़्यादा उसको बीच बीच में टेस्ट करवाते रहने चाहिए, कहीं उसको डायबिटीज़ तो नहीं है, ठीक है। और इसके सिम्टम होंगे कि ऑलमोस्ट जो होता है नेग्लिजिबल सिम्टम इन द मैनी वुमेन, ठीक है। इसमें क्या होता है, नेग्लिजिबल सिम्टम होंगे बहुत सारे वुमेन में इस कंडीशन में, लेकिन जो मतलब कुछ वुमेन होती है जिसमें कि कोई सिम्टम जो होते हैं देखने को नहीं मिलते, लेकिन कुछ जो सम सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं जो देखने को होता है कि उसको थर्स्ट लगेगी, यूरिनेशन एक्सेस होगा, ज़्यादा जाने को मिलेगा बार बार, और एक्सेसिव स्वेटिंग आएगी, वेट ओवर वेट हो जाएगी, फटीक होगी, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि जो BMI होता है ओवर 30 हो जाएगा, और इसमें क्या होता है कि जो प्री एक्लेम्पशिया के रिस्क हो जाते हैं, नीड ऑफ इंसुलिन इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ने लगती है, मैक्रोसोमिक बेबी जो होता है बड़ा हो सकता है, लार्ज बेबी हो सकता है, यूरिनेशन ज़्यादा आने को मिलेगा, और क्या होता है सेरिब्रल पाल्सी भी हो सकती है उसको, ठीक है, मदर को। और क्या होगा उसको, फ्रीक्वेंट थर्स्ट, यानी कि बार बार पानी पीने के लिए उसको प्यास लग मतलब जाने का मन करेगा, ठीक है। और ये होती है ये भी वही है सब कि ब्लर विज़न भी हो सकता है इसमें, थर्स्ट, यूरिनेशन, वीकनेस, और ये तो आप पढ़ ही चुके हैं फर्स्ट स्लाइड में, ठीक है। इसके जो कॉजेज़ होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस कंडीशन को डेवलप करने के लिए। सबसे पहले तो हार्मोनल चेंजेज होने की वजह से ये होता है ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी, क्या होते हैं बहुत सारे हार्मोनल चेंजेज होते हैं वुमेन में, तो ये एक रोल प्ले करते हैं इसको कंसीव कर मतलब इसको डेवलप करने के लिए, ठीक है। डायबिटीज़ को जेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, ओवरवेट हो जाएगा बिफोर द प्रेगनेंसी। एक तो ये कारण भी है कि ओवरवेट, हार्मोनल चेंजेस तो हैं ही है, ओवरवेट भी अगर जो वुमेन होती है उनको भी चांसेस हो सकते हैं जेस्टेशनल हाइपरटेंशन के, ओके सॉरी जेस्टेशनल डायबिटीज़ के। और द रिस्क फैक्टर में इंक्लूड क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, डिस्टर्बेंस हो सकता है इन सिक्रीशन ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द इंसुलिन, यानी कि जो इंसुलिन का जो फंक्शन होता है वो अल्टर्ड हो जाएगा, इरेगुलर हो जाएगा उसका जो भी सिक्रीशन होता है, यानी कि उसमें डिस्टर्बेंस हो जाता है। और जो वुमेन होती है उनकी जो एज होती है वो भी इसमें काफ़ी मैटर करती है। ओवर 30 ईयर ऑफ एज जो होती है वो प्रोमिनेंट फैक्टर्स मतलब वो जो प्रोमिनेंट होती है इसको डेवलप करने के लिए, यानी कि ज़्यादा इंक्रीज एज भी ठीक नहीं है प्रेगनेंसी में। और फैमिली हिस्ट्री, अगर पेशेंट की जो है वो फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़ है तो भी होगा। हेल्थ हिस्ट्री उसकी जो होती है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की है तो भी हो सकता है, यानी कि कोई सिस्ट की प्रॉब्लम है ओवरी वगैरह में। तो ये आप देख सकते हैं फैमिली हिस्ट्री हो गई, हिस्ट्री ऑफ द जेस्टेशनल, कभी उसके पहले वाले डिलीवरी हुई है और उसमें उसका जेस्टेशनल डायबिटीज कॉज हुई हो तो भी हो सकता है। कुछ रेसेस होता है जैसे कि एशियन रेस हो सकते हैं। और क्या होगा कि जो फीटल मैक्रोसोमिया हो सकता है, अगर उसका कोई बेबी पहले फीटल मतलब मैक्रोसोमिक बेबी हुआ है तो भी प्रेगनेंसी में ये चांस हो सकते हैं दोबारा भी। फिर एक्सपीरियंस जो होता है एक्सेसिव वेट गेन हो जाएगा ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी, उसका जो होता है वेट ज़्यादा होता है और ओवर वेट होती है जब उसका जो BMI होता है मोर 30 होता है मोर देन, और जो एज होती है वो उसकी ओवर होती है, ओवर 45 और 35 आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे कॉजेज़ होते हैं। और कंटिन्यू करते हैं तो आप देखिए कि मैंने बोला था कुछ हार्मोनल प्लेसेंटल जो होती है प्रोड्यूस करती है हार्मोन्स, कुछ ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो प्लेसेंटा होता है वो हार्मोन प्रोड्यूस करती है जैसे कि एस्ट्रोजन और कॉर्टिसोल एंड ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टेशन, ये जो होते हैं ये सब क्या हार्मोन जो होते हैं वो प्लेसेंटा सिक्रीट करता है। और दूसरे में क्या हो सकता है कि दीज हार्मोन क्या करेंगे, इनहिबिट करते हैं किसके इसके फंक्शन के लिए, जो कि इंसुलिन के फंक्शन को अल्टर्ड कर देते हैं ये हार्मोन, जो कि वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाता है। और ब्लड ग्लूकोज लेवल जिससे क्या होगा हाई हो जाएगा क्योंकि इंसुलिन क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, ठीक है। तो ये है क्लासिफिकेशन, ये कॉजेज़ भी हो सकता है और आप पैथो में भी डाल सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी अगर देखें तो इसको आप कर सकते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो गया, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ विदाउट एन ऑर्गन डैमेज, यानी कि जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है नॉन इंसुलिन, जिसमें कि इंसुलिन की ज़रूरत नहीं है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होती है, वो भी लो रिस्क और हाई रिस्क हो सकती है। और जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ होती है यानी कि जिसमें इंसुलिन दिया जा रहा है विदाउट द ऑर्गन डैमेज, यानी कि इंसुलिन तो दे रहे हैं लेकिन उसका जो एंड ऑर्गन डैमेज, कोई भी उसका ऑर्गन डैमेज नहीं हुआ है, तो वो भी दो तरीके के हो सकते हैं, स्टेबल और अनस्टेबल, ठीक है। देन थर्ड जो होती है वो होगी इंसुलिन डिपेंडेंट, यानी कि अब इसमें इंसुलिन दिया जा रहा है विथ एंड ऑर्गन डैमेज, यानी कि जो ऑर्गन जो है उसका डैमेज
डैमेज होने के साथ साथ उसको इंसुलिन भी दिया जा रहा, मतलब डायबिटीज़ की कंडीशन क्या है, ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है। और इंडिकेटर्स ऑफ द हाई रिस्क जेस्टेशनल डायबिटीज़, इसके जो कुछ इंडिकेटर्स होते हैं वो हो गया कि इसमें क्या होगा कि जो बर्थ होती है वो स्टिल बर्थ होगा बेबी, यानी कि वो बेबी या तो इमीडिएटली आफ्टर बर्थ डेथ हो जाएगी या फिर वो बेबी इंट्रायूट्राइन लाइफ में उसकी डेथ हो जाएगी। हिस्ट्री ऑफ द न्यूनेट डेथ यही है स्टिल बर्थ, एंड हिस्ट्री ऑफ द फीटल मैक्रोसोमिया जो अभी आप पढ़ चुके हैं प्रीवियस स्लाइड में, एंड जो होता है कंकोमिटेंट ओबेसिटी और हाइपरटेंशन, यानी कि जो होती है उसको ओबेसिटी है पेशेंट को या फिर वो हाइपरटेंसिव है, ओलियूरिया है डेवलप हो सकता है, इसमें पॉलीयूरिया डेवलप हो सकता है, पॉलीगोहाइड्रमनियाज और ओलिगोहाइड्रमनियाज सॉरी, मतलब कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो नॉर्मल से कम हो जाना उसको ओलिगोहाइड्रमनियाज बोलते हैं, और जो पॉलीहाइड्रमनियाज होता है उसमें जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ये सब इसमें डेवलप हो जाता है। प्री एक्लेम्शिया और फीटल मैक्रोसोमिया के हो जाता है, इस भी होते हैं, इसमें इंडिकेशन होगा इसका, जो कि इंडिकेटर ऑफ द हाई रिस्क जेस्टेशनल डायबिटीज़ के हैं। इनएडिकेट मेटाबॉलिक कंट्रोल विथ डाइट अलोन, ये भी है, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी में आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जो मैटरनल होती है इंक्रीज हो, जो मैटरनल इंसुलिन होता है वो डिक्रीज हो जाता है, और मैटरनल जो ग्लूकोज एमिनो एसिड और लिपिड होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। जब इंसुलिन डिक्रीज हो रहा है तो ये सब क्या हो रहा है, ब्लड में इंक्रीज हो रहे हैं, जिससे क्या होता है कि जो इंक्रीज फीटल इंसुलिन, अब मदर का जो इंसुलिन है जैसे ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो फीटल का क्या हो गया, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि उसको वो बैलेंस होने के लिए, तो इससे क्या होगा, इंक्रीज मेटाबॉलिक डिमांड। अगर ये सब हो रहा है तो मेटाबॉलिक डिमांड क्या होगी कि इसको ज़्यादा होगी, यानी कि इसको एडजस्ट करने के लिए मेटाबॉलिक डिमांड ज़्यादा होगी, तो उससे क्या होगा, और या फिर वो हो सकता अगर ये इंक्रीज अगर वो नहीं हुआ तो क्या हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, यानी कि अगर इंसुलिन का लेवल जो होता है वो कंट्रोल में नहीं है तो वो हाइपोग्लाइसीमिक भी हो सकता है, ठीक है, अगर उसको ठीक से प्रॉपरली ये नहीं मिला, और मतलब उसकी जो इंक्रीज मेटाबॉलिक डिमांड है वो पूरी नहीं हुई तो हाइपोग्लाइसीमिक पेशेंट हो सकता है, और पेशेंट इसमें बच्चे क्या हो सकते हैं, इसमें मैक्रोसोमिक डिलीवरी होगी। एक तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दूसरा ये भी आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि इसकी जो पैथोफिजियोलॉजी है, जो फिटोप्लेसेंटल हार्मोन्स होते हैं, जो कि ये मैंने बताया आपको कि जीएच हो गया, कॉर्टिसोल हो गया, प्रोलैक्टिन हो गया, एचपीएल हो गया, ये सब जो होते हैं ये इंक्रीज हो जाते हैं। मतलब ये इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है कि इनको बैलेंस में लाने के लिए इंसुलिन क्या होगा, इंक्रीज रेजिस्टेंस हो जाएगा, यानी कि इंसुलिन का कोई भी इफेक्ट इस पर नहीं होगा। इसको कंट्रोल में करने के लिए क्या होगा कि कंपेंसेटरी इंसुलिन का सिक्रीशन करना पड़ेगा, ठीक है, तो वो इंक्रीज हो जाएगा। मतलब इस इंसुलिन से ये प्रॉपर नहीं हुआ, इसको इनसफिशिएंट है, तो दोबारा से इंसुलिन को क्या करना पड़ेगा, और ज़्यादा सिक्रीट करना पड़ेगा। अगर वो जो है सिक्रीट नहीं हो रहा है प्रॉपरली, मतलब जितना डिमांड है बॉडी की उससे उतना नहीं सिक्रीट नहीं हो रहा है, इफ़ नॉट सो तो क्या होगा, जेस्टेशनल डायबिटीज़ कॉज हो जाएगी। ओके, अगर ये जो होता है नॉर्मल, अगर ये सिक्रीट हो रहा है जितना बॉडी की डिमांड है, यानी कि इतना था, ये सफिशिएंट नहीं था, तो कंपनसेटरी इंसुलिन सिक्रीट हो गया तो नॉर्मल डिलीवरी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसके शॉर्ट फॉर्म, ये जो शॉर्ट फॉर्म थे ये इसके फुल फॉर्म यहाँ पे नीचे लिखे हैं, आप देख लीजिएगा। फिर रिस्क फैक्टर में तो वही है, ओवरवेट हो सकते, मूवमेंट के जो ग्रेटर रिस्क हो सकते हैं डायबिटीज़ में, उसमें ये सारे हैं। ओवरवेट अगर पेशेंट है, फिजिकल एक्टिविटी भी उसकी बिल्कुल नहीं है, और जेस्टेशनल डायबिटीज़ उसको पहले हो चुकी है, यानी कि उसको या तो डिलीवरी से पहले हुई हो या डिलीवरी से जस्ट बिफोर हुई हो, प्री डायबिटीज़ पेशेंट, तो वो भी हो सकता है कॉज। और उसको पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, यानी कि जो ओवरी है उसमें सिस्ट के, यानी कि बहुत सारे सिस्ट फॉर्मेशन है, तो भी हो सकता है। और डायबिटीज़ पेशेंट की हिस्ट्री में ही है कि किसी फैमिली मेम्बर को उसकी डायबिटीज़ है, तो ये रिस्क में आ सकती है। प्रेग्नेंट वुमेन को भी हो सकता है। प्रीवियस जो होती है डिलीवरिंग अ बेबी वेट जो होता है मोर देन 9 पाउंड, यानी कि जो पहला बेबी था उसका उसकी जो डिलीवरी है प्रीवियसली वो काफ़ी हेल्दी बेबी है, यानी कि 9 पाउंड ओवर वेट है, मतलब ठीक है, तो 9 पाउंड यानी कि 4.1 kg का है, तो भी ये एक रिस्क फैक्टर है सेकंड के लिए भी। रेस हो सकता है जिसमें कि ब्लैक और ये वाले रेसेस ज़्यादा इसके लिए
रिस्क में रहते हैं। और वुमेन जो होती है अक्सर डायग्नोस करने के लिए उसकी स्क्रीनिंग टेस्ट करनी पड़ेगी ड्यूरिंग हर सेकेंड ट्राइमेस्टर, ठीक है, वो देखना पड़ेगा। और बिटवीन 24 टू 48 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में उसका जो कि 24 से 28 वीक के बीच में उसकी ये डायबिटीज़ का स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी। अगर वुमेन जो होती है हाई रिस्क डायबिटीज़ है तो उसको, जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ वुमेन वो ओवरवेट और ओबेस बिफोर प्रेगनेंसी, अगर वो ओबेज है यानी कि हेल्दी बहुत ज़्यादा ओवरवेट है तो बिफोर प्रेगनेंसी, या फिर वो हैव अ उसमें क्या है मदर फादर सिबलिंग और चाइल्ड विद डायबिटीज़, यानी कि या फिर मदर फादर या उसके कोई सिबलिंग में या क्या है डायबिटीज़ है, तो डॉक्टर क्या करते हैं कि उनको मे टेस्ट डायबिटीज़ अर्ली इन प्रेगनेंसी। तो वुमेन जब प्रेग्नेंट होती तो उसको क्या करना चाहिए, प्रेगनेंसी से पहले भी क्या कराना चाहिए, डायबिटीज़ का टेस्ट कराना चाहिए। और फर्स्ट प्री नेटल विजिट में भी उसको कराना चाहिए डायबिटीज़ का स्क्रीनिंग टेस्ट। दूसरा हो गया रूटीन स्क्रीनिंग फॉर जेस्टेशनल डायबिटीज़। इसमें स्क्रीनिंग टेस्ट कराएंगे जिसमें कि क्या करेंगे, पेशेंट को जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होते हैं वो जो होते हैं इसमें ये वेरी करता है, मे वेरी जो होता है स्लाइटली डिपेंडिंग ऑन पेशेंट्स हेल्थ, यानी कि जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है ये पेशेंट के हेल्थ पे डिपेंड करता है कि केयर प्रोवाइडर उसको कराएं, किस तरीके का कराएं और कब कराएं, यानी कि उसके हेल्थ पे डिपेंड करता है। बट जनरली इंक्लूड इसमें आता है कि इनिशियल ग्लूकोज चैलेंजिंग टेस्ट, ये जो होता है ज़्यादा इसमें देख करने को चाहिए कि जिसमें पेशेंट क्या करेगा कि जो सिरप ग्लूकोज सोल्यूशन होता है उसको वो लेगा पिएगा, यानी कि जो ग्लूकोज होता है वो ड्रिंक उसको लेता है, ग्लूकोज वाटर उसको पीने को देते हैं। और 1 आवर लेटर, 1 घंटे के बाद फिर पेशेंट का क्या करेंगे, विल हैव अ ब्लड टेस्ट, उसको ब्लड टेस्ट मेज़र करेंगे लेवल उसका। अगर अब जो उसका लेवल होता है 190 मिली ग्राम पर DL होता है या फिर 10.6 mmol पर DL होगा तो वो इंडिकेट करता है जेस्टेशनल डायबिटीज़ को, ठीक है। और ब्लड शुगर अगर बिलो 140 mg पर DL है, यानी कि 7.8 जो होता है वो mmol पर DL है, तो ये जो कंसीडर करता है नॉर्मल ग्लूकोज को, ठीक है। ये जो चैलेंज टेस्ट किया था उसमें अगर इतना आता है तो नॉर्मल है, ठीक है। ऑल्दो दिस में वेरी बाय क्लिनिकल और लैब, और ये कभी कभी वेरी करता है कि वो इंस्ट्रूमेंट कैसा है और क्लिनिकल, यानी कि डिपेंड करता है एक जो उसका टेस्ट है वो लैब और उसके जो डिवाइस होती है उस पर भी ये कभी कभी वेरिएशन हो जाते हैं, ठीक है। इफ़ पेशेंट ब्लड, ये PT मतलब हो गया पेशेंट, ठीक है। यहाँ पर ये जो PT देख रहे हैं इससे मतलब है पेशेंट। इफ़ पेशेंट ब्लड शुगर लेवल इज़ हाई, अगर उसका लेवल नॉर्मल से ज़्यादा हाई होता है तो पेशेंट को क्या ज़रूरत होती है कि अनदर ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट उसका करवाना चाहिए, डिटरमाइन इफ़ पेशेंट है द कंडीशन। अगर पेशेंट की कंडीशन ये है तो बार उसका क्या करना चाहिए, रिपीटिंग कराना चाहिए टेस्ट को चेक करने के लिए। फॉलो अप ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट, फिर से उसको फॉलो करने चाहिए ग्लूकोज टेस्ट। दिस टेस्ट सिमिलर द इनिशियल, जो भी अभी टेस्ट किया था उसी की तरह ये भी होगा। इसमें क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट द स्वीट सोल्यूशन विल हैव इवन मोर शुगर, उसमें क्या करेंगे स्वीट सोल्यूशन या मोर शुगर पेशेंट को देनी है। एंड पेशेंट ब्लड शुगर विल चेक, उसको चेक करना पड़ेगा एवरी आवर्स फॉर 3 आवर्स, यानी कि उसको क्या करना पड़ेगा एवरी आवर्स फॉर 3, मतलब 3 घंटे में 3 घंटे के लिए उसको 1 घंटे में उसको चेक करते रहना पड़ेगा, यानी कि 3 घंटे तक उसको वॉच करना है पर आवरली, ठीक है, उसके ग्लूकोज लेवल को, ठीक है। और इफ़ एट लीस्ट 2 और ऑफ द ब्लड शुगर रीडिंग हायर देन एक्सपेक्टेड, यानी कि जो एक्सपेक्टेड है, यानी कि नॉर्मल ब्लड शुगर से उसका शुगर जो होता है वो हाई है दो रीडिंग में, तो पेशेंट क्या करे, उसको डायग्नोस कर देना चाहिए जेस्टेशनल डायबिटीज़ का कि वो जेस्टेशनल डायबिटीज़ उसको हो रही है। और भी कॉमन टेस्ट होते हैं, जैसे ब्लड टेस्ट में जो होता है लेवल उसका टेस्ट बिफोर एंड आफ्टर मील उसका ग्लूकोज टेस्ट करना चाहिए, यानी कि फास्टिंग ब्लड शुगर होता है जो वो होना चाहिए। और इंडिकेट हाई, जब पेशेंट का जो टेस्ट होता है वो इंडिकेट करता है हाई शुगर लेवल को, तो द टेस्ट विल बी रिपीटेड, उसको बार बार उसको रिपीट करना चाहिए फ्रीक्वेंटली, ठीक है। सम ऑफ पेशेंट मोस्ट कॉमन रूटीन टेस्ट आर, इसमें CBC आ जाता है, थायराइड टेस्ट आ जाता है रूटीन टेस्ट में, और उसका जो न्यूट्रिशनल टेस्ट यानी कि जो वाइटामिन वगैरह है उसका भी टेस्ट करना चाहिए उसको, ठीक है। इसमें ट्रीटमेंट में क्या होगा कि लाइफ स्टाइल चेंज करनी पड़ेगी, उसको ब्लड शुगर को मॉनिटरिंग करना पड़ेगा, मेडिकेशन अगर ज़रूरत पड़ी डॉक्टर ने एडवाइस की तो वो भी प्रॉपर लेनी है। मैनेजिंग द पेशेंट का जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको मैनेज करना पड़ेगा।
पड़ेगा ताकि पेशेंट को हेल्दी रखा जाए। और उसकी क्लोज मैनेजमेंट कैन हेल्प टू उसको जो क्लोज मैनेजमेंट में रखने से क्या होगा कि पेशेंट को हेल्प मिलेगी कि कोई भी कॉम्प्लिकेशन उसको नहीं होगा ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी। तो इसमें आप 1 बाय इस तरीके से भी लिख सकते हैं और 1 बाय 1 करके भी लिख सकते हैं। लाइफ स्टाइल में उसको मतलब अच्छी चीज़ें ईट करनी पड़ेगी और मूव मतलब वॉक करना है, ईट करना है प्रॉपरली अच्छी अच्छी चीज़ों को, ठीक है। हेल्दी लाइफ स्टाइल उसको लेनी है जिसमें कि फ्रूट, वेजिटेबल और ग्रेन वगैरह लेनी है, प्रॉपर न्यूट्रिशन, लीन प्रोटीन उसको लेना है, ठीक है। और हाई न्यूट्रिशन एंड मतलब जिसमें हाई इन न्यूट्रिशियस डाइट उसको लेनी है, फूड इस तरीके के लेकिन जिसमें कि फाइबर हो और लो फैट वाली जो कैलोरी यानी कि लो फैट एंड लो कैलोरी वाली डाइट लेनी है, लेकिन हाई फाइबर डाइट उसको फ्रूट वगैरह लेने हैं, ठीक है। और उसको क्या करना है, लिमिटेड हाईली डिफाइंड कार्बोहाइड्रेट यानी कि उसको जो स्वीटेस्ट चीज़ें हैं कार्बोहाइड्रेट्स है उसको लिमिट करनी पड़ेगी यानी कि कम करनी पड़ेगी। और उसको क्या करना पड़ेगा कि रजिस्टर्ड जो डाइटिशियन और मतलब जो भी डाइटिशियन होती हैं या फिर जो डायबिटीज़ एजुकेटर्स होते हैं उनसे हेल्प लेनी पड़ेगी। क्रिएट अ मील प्लान यानी कि उसको एक मील प्लान यानी कि जो मेन्यू प्लान होता है बेस्ड ऑन द करंट वेट को मैनेज करने के लिए वो उसको बनवाना पड़ेगा और उसी को फॉलो करना पड़ेगा। प्रेगनेंसी वेट को गेन प्रेगनेंसी वेट उसका ताकि प्रॉपर रहे, उसका एक गोल हो कि कितना उसको अचीव करना है, गोल वो होना चाहिए वेट का। और शुगर लेवल उसका नॉर्मल होना चाहिए। एक्सरसाइज हैबिट उसको डालनी पड़ेगी, ठीक है। और अपने बजट के अंदर उसको रखना पड़ेगा इन सबको। और स्टे एक्टिव और हमेशा उसको एक्टिव रहना पड़ेगा, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद उसको अपना जो मॉनिटर करना पड़ेगा ब्लड शुगर को करवाते रहना चाहिए। अगर पेशेंट जो होता है प्रेग्नेंट है और वो उसकी जो हेल्थ केयर टीम होती है वो उसको बताए कि जो ब्लड शुगर जो लेवल है उसको वो 4 और मोर टाइम अ डे यानी कि अगर पेशेंट जो है प्रेगनेंसी के टाइम में जेस्टेशनल डायबिटीज़ का उसको है तो उसको ये ब्लड शुगर उसको चेक करवानी चाहिए एक दिन में मतलब चेक ब्लड शुगर मोर और 4 टाइम और मोर यानी कि 4 या फिर उससे भी ज़्यादा टाइम अ डे में। और फर्स्ट थिंग इन मॉनिटरिंग एंड आफ्टर मील और उसको आफ्टर मील और बिफोर मील भी चेक कराना चाहिए जो मेक श्योर द पेशेंट लेवल स्टे विद इन हेल्दी रेंज और ध्यान रहे कि वो हेल्दी रेंज में हो। और मेडिकेशन में भी उसको कुछ मेडिकेशन अगर दी है जैसे डाइट और एक्सरसाइज के साथ साथ कुछ ब्लड शुगर की मेंटेन करने के लिए उसमें जो फर्स्ट लाइन होती है वो इंसुलिन की मानी जाती थी पहले। बिटवीन द 10 to 20% जो होती है वुमेन जेस्टेशन डायबिट में उनको इंसुलिन की ज़रूरत होती है टू रीच देयर ब्लड शुगर को नॉर्मल रखने के लिए। बट मतलब और सम डॉक्टर जो होती हैं वो ओरल मेडिकेशन भी प्रिस्क्राइब करती हैं ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए। तो वाइल जो अदर बिलीव मोर रिसर्च नीड कन्फर्म मतलब पहले तो जो है इंसुलिन इंजेक्शन को प्रेफर माना जाता था फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी, लेकिन अभी ओरल मेडिकेशन को भी जो है वो प्रेफर किया गया है यानी कि रिसर्च से ये मिला है कि ये भी ज़्यादा कंट्रोल करने के लिए इफ़ेक्टिव हो सकती है। और क्या करना चाहिए, क्लोज मॉनिटरिंग में रखना चाहिए पेशेंट को। ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ट्रीटमेंट का कि उसको क्लोज मॉनिटरिंग में रखें पेशेंट को। ट्रीटमेंट प्लान क्लोजली ऑब्जर्व करना चाहिए ऑब्जर्वेशन में बेबी को भी। और डॉक्टर को चेक करना चाहिए बेबी की ग्रोथ और डेवलपमेंट को रिपीटिंग अल्ट्रासाउंड के थ्रू और अदर टेस्ट्स के थ्रू, ठीक है। और अब इफ़ पेशेंट डोंट गो इनटू लेबर और बाय ड्यू डेट यानी कि ड्यू डेट तक भी अगर पेशेंट को लेबर पेन नहीं स्टार्ट हो रहा तो उसको इंड्यूस लेबर करवाना चाहिए, ठीक है। फॉलोअप में डिलीवरी में क्या करना चाहिए कि उसको आफ्टर डिलीवरी भी फॉलोअप करना चाहिए यानी कि डॉक्टर विल चेक द ब्लड शुगर आफ्टर डिलीवरी, ठीक है। डिलीवरी उसकी हो चुकी है तब भी उसका ब्लड शुगर चेक करना चाहिए अगेन एंड अगेन। कब तक का, 6 to 12 वीक्स तक का उसको। और मेक श्योर हो जाना चाहिए कि जो उसका ब्लड शुगर है वो नॉर्मल पे आ चुका है। अगर टेस्ट जो होता है वो नॉर्मल है या उससे ज़्यादा है तो पेशेंट को क्या करना है, डायबिटीज़ के रिस्क हो सकते हैं ये उसको बताना चाहिए ताकि वो अपने हर 3 साल तक का वो कंटिन्यू चेक करवाते रहे डायबिटीज़ को मतलब चेक करने के लिए मतलब आफ्टर द प्रेगनेंसी। अगर जो है इफ़ फ्यूचर टेस्ट इंडिकेट अगर वो जो टेस्ट करवा रहे हैं फ्यूचर टेस्ट उसको जो है इंडिकेट कर रहा है टाइप 2 डायबिटीज़ या फिर प्री डायबिटीज़ में तो उसको जो है टॉक करनी चाहिए यानी कि डॉक्टर से बात करनी चाहिए अबाउट द इंक्रीजिंग यानी कि ये जो इंक्रीज हुआ लेवल उसके लिए और प्रिवेंशन को देखने के लिए कि क्या प्रिवेंशन करना है, मैनेज करना है न्यूट्रिशियस डाइट को और मेडिकेशन लेनी है ज़रूरी है तो, ठीक है। अगर अनकंट्रोलेबल है तो और हार्मोन थेरेपी भी उसको रेगुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। और एंटीबायोटिक भी लेनी पड़ेगी ताकि एंटी डायबिटिक जो मेडिकेशन होती है कंट्रोल करने के लिए दी है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी उसको ये
फर्स्ट चॉइस मानी जाती है, जैसे मैंने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ाया। प्रिवेंशन में उसको मोर हेल्दी कैन अडॉप्ट बिफोर प्रेगनेंसी एंड बेटर, यानी कि जो प्रेगनेंसी से पहले या प्रेगनेंसी के बाद जो जिनको ये प्रॉब्लम है उनको हेल्दी लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट करना होता है, चाहे वॉक हो, एक्सरसाइज हो और ईट हेल्दी, जो मैं पहले ही स्लाइड में बता चुकी हूँ कि प्रॉपर ईटिंग हेल्दी फूड उसको लेने चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें हैं, आप देख लीजिएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं। ठीक है, प्रिवेंशन में क्या करना है, एक्सरसाइज करनी बिफोर एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि एक्सरसाइज करनी है इसको प्रेगनेंसी से पहले भी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी, जो कि उसको हेल्प करेगा जेस्टेशनल डायबिटीज़ से प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, एम फॉर 30 मिनट ऑफ मॉडरेट एक्टिविटी, डेली उसको कुछ 30 मिनट तक का मॉडरेट एक्टिविटी करनी चाहिए डेली, कम से कम वीक्स में, और डेली वॉक करनी चाहिए, अपनी बाइक अगर वो चलाती, गाड़ी वगैरह तो चलानी चाहिए, स्विम वगैरह करनी चाहिए, और स्विमिंग मतलब, और स्टार्ट प्रेगनेंसी एट हेल्दी लाइफ बेबी। ठीक है, और अपनी प्रेगनेंसी को उसको क्या करना चाहिए, हेल्दी वेट अपना मेंटेन रखना चाहिए ताकि बेबी उसका नॉर्मल हो, और अगर बेबी अगर वो इफ़ प्लानिंग टू गेट प्रेग्नेंट, अगर वो प्रेगनेंसी की प्लान कर रही है तो उसको अपना वेट को लॉस करना चाहिए अगर वो ओबेज है पेशेंट। ठीक है, और क्या करना चाहिए, उसको ईटिंग हैबिट को अपनी मेंटेन करनी चाहिए। ठीक है, चेंज करनी चाहिए, अगर कार्बोहाइड्रेट डाइट कम लेनी चाहिए, अगर उसका वेट ज़्यादा है तो ईटिंग मोर वेजिटेबल एंड फ्रूट। ठीक है, और डोंट गेन मोर वेट देन द रिकमेंडेड, जितना वेट है उतना ही वेट उसको, नॉर्मल वेट को गेन करना चाहिए अंडर सुपरविजन ऑफ द डॉक्टर। और उसको क्या करना चाहिए, गेनिंग टू मच वेट क्या कर सकता है, टू क्विकली कैन यू रिस्क ऑफ, ये जो ज़्यादा वेट गेन होता, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि ये फर्स्ट स्लाइड से कि ये क्या कर सकता है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ को कॉज कर सकता है, इसलिए अंडर द डॉक्टर उसको क्या करना चाहिए, इसको वेट को रिड्यूस करने, नॉर्मल वेट को पता करना चाहिए कितना तक उसको रखना है। 5 वे टू स्टे हेल्दी, और कुछ 5 तरीके जिस तरह डायबिटीज़ में स्टे हेल्दी रहने के, क्रिएट हेल्दी रहना चाहिए, मतलब उसको क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, ये सब फर्स्ट स्लाइड में मैं बता चुकी हूँ कि क्या क्या उसको करना चाहिए। ठीक है, स्मॉल फ्रीक्वेंट डाइट लेनी चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए, और कुछ हेल्दी चीज़ें लेनी चाहिए। कॉम्प्लिकेशन भी इसमें कुछ हो सकता है, अगर इसको अनकंट्रोल करेंगे तो क्या होगा कि हैवी बर्थ होगी, हैवी बर्थ वेट इन बेबी, यानी कि मैक्रोसोमिक हो सकता है, प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है बेबी में, लो ब्लड शुगर हो सकता है बेबी में, क्योंकि मदर को ज़्यादा है तो बेबी को कम होगा, इस तरीके से मैनेज करना पड़ता है। तो रिस्क ऑफ फ्यूचर डायबिटीज़, और बेबी को, जो मदर है उसको भी फ्यूचर में भी डायबिटीज़ होने की, मतलब बेबी को फ्यूचर में डायबिटीज़ होने के चांसेस हो सकते हैं, और मदर को भी। ठीक है, दोनों को कॉम्प्लिकेशन है कि बाद में वो डायबिटीज़ पेशेंट हो सकते हैं। हाई ब्लड शुगर जो होता है प्री एक्लेम्शिया को भी कॉज कर सकता है, तो ये एक कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन में इफ़ेक्ट द बेबी में क्या क्या हो सकता है, एक्सेसिव बर्थ वेट हो सकता है। ठीक है, यानी कि मोर देन 9 पाउंड ऑफ द वेट। ठीक है, लार्ज बेबी होते हैं, और अर्ली प्रीमेच्योर बर्थ हो सकती है। कॉम्प्लिकेशन में क्या हो सकता है, सीरियस ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी बेबी को हो सकती है, जिससे कि रेस्पिरेटरी सिंड्रोम बोलते हैं। लो ब्लड शुगर हो सकता है बेबी में, जिसको कि हाइपोग्लाइसीमिया मैंने बोला आपको, ये हो सकता है उसको। ठीक है, तो हैव लो, मतलब ये ब्लड शुगर में कम, मतलब ब्लड में शुगर लेवल कम को हाइपोग्लाइसीमिक बोलते हैं। शॉर्टली आफ्टर बर्थ, यानी कि बर्थ के बाद भी हो सकता है ये, और ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी हो सकता है। सीवियर एपिसोड ऑफ द हाइपोग्लाइसीमिया क्या कॉज करेगा, सीजर इन द बेबी में भी सीजर आ सकते हैं, और उसको क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल लाने के लिए उसको प्रॉम्प्ट फीडिंग और समटाइम द इंट्रावेनस ग्लूकोज सोल्यूशन उसको स्टार्ट करना पड़ेगा ताकि नॉर्मल रहे ब्लड शुगर बेबी का भी। ओबेज और टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है लेटर उनको आफ्टर द डिलीवरी, लेटर इन द लाइफ। एंड बेबीज ऑफ मदर हु हैव जेस्टेशनल डायबिटीज़ है वह हाई रिस्क ऑफ डेवलप, मतलब जो मदर होती हैं, यानी कि बेबीज़ ऑफ मदर हु हैव जेस्टेशनल डायबिटीज़, या जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ हैं उनको क्या हो सकता है, रिस्क हो सकता है कि टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है, ओबेसिटी हो सकती है, मतलब उनको लेटर इन लाइफ में। ठीक है, और स्टिल बर्थ तो एक मैंने पहले बताया था कॉम्प्लिकेशन, जबकि बेबी क्या होता है, डेथ हो जाती है बिफोर एंड शॉर्टली आफ्टर द बर्थ। ठीक है,
और कॉम्प्लिकेशन हो या तो इंट्रायूट्राइन में डेथ हो जाती है या तो आफ्टर बर्थ, ठीक है, जल्दी से। और कॉम्प्लिकेशन दैट में इफ़ेक्ट, इसके जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं जो होते हैं ये हाई ब्लड प्रेशर को भी और इनके एक्लेम्शिया को कॉज करेगा। और ये दोनों के लिए क्या होता है, थ्रेटन होता है, बेबी के लिए भी और मदर के लिए भी, ठीक है। इसमें जो होती मदर को नॉर्मल नहीं है, इसको सिजेरियन सेक्शन इसको करवाना पड़ सकता है, जिसको कि ये वाली डायबिटीज़ है। फ्यूचर डायबिटीज़ उसको डेवलप हो सकती है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। सेल्फ केयर में आप प्रिवेंशन में वही जो प्रिवेंट पड़े थे कि मॉनिटरिंग द शुगर रेगुलेट करना चाहिए, इनटेक ऑफ हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ द बेबी रखनी चाहिए, और न्यूट्रिशन उसको अच्छा लेना चाहिए। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि न्यूट्रिशन में उसको प्रोटीन विथ एवरी मील लेनी चाहिए, फ्रेश फूड एंड वेजिटेबल लेना चाहिए। और कुछ है फूड जो उसे अवॉइड करनी चाहिए, जैसे कि अवॉइड प्रोसेसिंग, यानी कि जो प्रोसेस फूड है वो अवॉइड करनी चाहिए, बेक्ड फूड अवॉइड करनी चाहिए, अवॉइड स्पाइसी एंड शुगर फूड करनी चाहिए, यानी कि ये चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। और अगर वो स्मोकिंग करती वो छोड़ देनी चाहिए, अल्कोहल भी उसको छोड़ देना चाहिए, बेवरेज भी नहीं लेनी चाहिए, अल्कोहल बेवरेज चीज़ें उसको अवॉइड करनी चाहिए। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। गुड बाय, टेक केयर।